दोस्तों, बिहार चुनाव की गहमा-गहमी है और हर पार्टी कहीं न कहीं अपने वोटरों को देख रही है। इसी बीच मुस्लिम वोटरों पर एक तरह से कहा जाए कि सियासत भी शुरू हो गई है। अगर मुस्लिम समाज के वोटर की बात करें तो करीब 18% आबादी मुस्लिम वोटरों की है और 60 ऐसे असेंबली हलके हैं यानी विधानसभा क्षेत्र है, जहां कहीं न कहीं डिसाइडिंग फैक्टर जो है मुस्लिम वोटर होता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इरशादुल हक साहब हैं। सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है इरशाद साहब आपका। आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, लगातार लिखते रहते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में। पहला सवाल आपसे यही कि डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री को लेकर जो है काफ़ी सवाल जो है चला इधर पिछले 2-3 दिनों से लगातार मुस्लिम समाज के बीच कि महागठबंधन जो है एक तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये ऐलान जब किया कि चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव रहेंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी रहेंगे, तो ये सवाल भी कहीं न कहीं मुस्लिम समाज के बीच आया कि जो कोर वोटर आरजेडी जिस तबके को मानती है या महागठबंधन को सबसे बड़ी आबादी जो है माइनॉरिटी की जो है अक़लियती आबादी है, वो वोट कहीं न कहीं करती आई है। तो क्या बात है कि अक़लियती आबादी की नुमाइंदगी के सवाल पर, नेतृत्व के सवाल पर पूरी तरह से खामोशी रह जाती है वहाँ पे? पहला सवाल आपसे यही, क्या कहना चाहेंगे आप? महागठबंधन ने जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस दिन अशोक गहलोत जो नेशनल ऑब्जर्वर हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके हाथ में एक पुर्जा जो है संजय यादव ने बढ़ाया था और उन्होंने उस पुर्जा को नीचे टेबल पे रख दिया था। जब घोषणा की बारी आई तो वो पुर्जा उन्हें मिल नहीं रहा था, तो तेजस्वी ने ढूंढ करके वो पुर्जा दिया और कहा कि ये आप नाम। अशोक गहलोत ने सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा कर दी। उसके बीच हॉल में 3 लोगों ने ताली बजाई जो उनके समर्थक थे, इससे ज्यादा लोग नहीं रहे। लेकिन अशोक गहलोत ने ये कहा कि और भी समाजों के नाम की घोषणा बाद में की जाए। सबसे पहले मेरा यही उस वक्त सवाल था कि ये अधूरी घोषणा का क्या? तो उनका इशारा तो था कि हम मुसलमान को भी और दलित को भी बनाएंगे, लेकिन ऐलान उन्होंने नहीं किया। लेकिन आपको हैरत होगी कि शाम होते होते सोशल मीडिया पर जिस तरह से तूफान बर्पा हो गया। मुसलमानों ने कई तरह के मीम्स बनाने शुरू किए, जिसमें एक फोटो काफी वायरल हो गई, जिसमें यह देखा गया कि तेजस्वी और मुकेश सहनी बैठे हैं सोफा पे और नीचे एक मुसलमान जो है टोपी सर में लगाया है और दरी वो बिछा उनके रहा लिए है। दरी जी, बिछा रहा जी। है। सच पूछिए तो ये उनके लिए एक करारा जवाब था। और जब ये स्थिति बनी तो हमने भी सवाल उठाया कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये इससे आपका नुकसान होगा। नुकसान दो तरह से होगा। पहला ये कि जन सुराज ने आपसे ज्यादा टिकट यानी कि 34 टिकट मुसलमानों को दिया और 22 सीटों पे, वैसे तो वो लड़ रहे हैं कुरैशी साहब 25 पे, लेकिन 22 पे मुसलमानों को खड़ा किया है। तो जो राष्ट्रीय जनता दल या फिर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वो मुसलमान नाराजगी में, गुस्से में अपने वोट को या तो जनसुराज या ओवैसी की तरफ ट्रांसफर करेंगे या फिर नोटा दबाएंगे। ये सवाल 2 दिनों तक उछलता रहा और उसके बाद हैरत अंगेज तरीके से तेजस्वी ने जब वो प्रचार करने आजकल जाते हैं तो 2-4 पत्रकार थे, उनको बताया कि भाई हाँ, हम उस समाज के लोगों को में से एक को मुख्यमंत्री बनाएंगे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। इससे एक स्पष्ट मैसेज गया कि मुसलमान भी बनेगा। इसमें एक टेक्निकल जो है सो फॉल्ट है, जिसे हम देखते हैं, हम इसको कहते हैं कि समाजवादी सांप्रदायिक, जो समाजवादी सोच रखते हैं फिर भी सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं से उनके जहन में घुसी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने संभवतः तेजस्वी यादव को यह समझा दिया होगा कि किसी मुसलमान के नाम की घोषणा करेंगे तो इससे हिंदू जो है बिदक जाएगा। ये बिल्कुल बकवास और फालतू बात है। वह नैरेटिव है जो समाजवादी सांप्रदायिक और संघी लोग ये चलाते हैं। ज़हन में ये बात होगी कि मुस्लिम वोटर जाएगा कहाँ? एक सवाल जो है यहाँ पे और भी लोग उठा रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि
जो बिहार में चूँकि जातीय समीकरण पर कहीं न कहीं वोट जो है आधारित है, जातीय समीकरण को तमाम सियासी पार्टियाँ देखती है। लेकिन जानकार का एक तबका है, वो ये कहता है कि मुसलमानों की पॉलिटिक्स कुछ अलग किस्म की है। मुस्लिम समाज जो है एक पार्टी को हराने के नाम पर बिल्कुल सामने आगे आ जाता है। वो कहता है कि नहीं फलाँ पार्टी को हराना है, फलाँ पार्टी को जिताना है। और ये जो टेंडेंसी है कहीं न कहीं मुस्लिम वोटरों को या एक तरह से कहें पूरे पूरे मुस्लिम नुमाइंदगी को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। क्या आप मानते हैं कि ये माहौल जो है बदलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इस नैरेटिव के खिलाफ हूँ, जो ये कहते हैं कि मुसलमानों के ज़हन में रहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि 2 दिन पहले उसकी एक मिसाल आपको सामने आई कि बेगूसराय के जो सांसद हैं और मंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी बेशर्मी, निर्लज्जता और बेहयाई से कहा कि हमें नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। तो जब आप कहते हैं कि हमें वोट नहीं चाहिए तो मुसलमान आपको जाकर के जबरदस्ती आपको वोट करेगा। उनकी बेशर्मी ये है कि वो एक मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं और कहते हैं कि आप नमक हराम हैं और हमें आपका वोट ही नहीं चाहिए। तो मुसलमानों ने ये नैरेटिव नहीं गढ़ा कि हम आपको वोट नहीं देना चाहते हैं। आप एक कदम बढ़ाइएगा तो मुसलमान 4 कदम बढ़ाएगा। इसी का फ़ायदा कहीं न कहीं महागठबंधन को मिलता रहता है। महागठबंधन जी, इसमें भी थोड़ा-सा नज़रिया मेरा अलग। महागठबंधन 2005 के मार्च-अप्रैल तक उठाता रहा है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल। 2005 के नवंबर के चुनाव के बाद से यह उनकी सोच बदली है और मुसलमानों ने ये सिखाया है कि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल अगर ये सोचता है कि हम उनके थाली के वोटर हैं, तो इसमें बदलाव आया है। 2005 में आपने देखा कि एक बड़ा तबका नीतीश कुमार को वोट किया। 2010 में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर नीतीश को वोट किया, जिसकी वजह से उन्हें 117 सीटें मिली। तो ये तो मिथक है, एक बदनाम करने की बात है। अब आइए 2020 के चुनाव को ही देखें। मैं तमाम बातें आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूँ। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने ये सोचा कि हमें तो वोट मिल जाएगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 2020 में असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीती पहली बार और कम से कम 8 सीटों पर नुकसान कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को पहुंचाया। तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जो रणनीतिकार हैं वो ये समझने लगे हैं कि मुसलमान को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। अगर उप मुख्यमंत्री के मुद्दे पे महागठबंधन ने 22 घंटे में अपनी स्थिति नहीं सुधारी होती तो उनको 4 से 5% का लॉस हो चुका होता। इसलिए ये भी मिथक है और ये भी एक गलत नैरेटिव गढ़ा जाता है कि मुसलमान टेकन फॉर ग्रांटेड के तौर पे हमें आरजेडी देता है। जी। दूसरा सवाल यहाँ पे एक और है कि एमआईएम भी चुनावी मैदान में है। एमआईएम ने गठबंधन करना चाहा था महागठबंधन के साथ, लेकिन चलिए वो इत्तेहाद नहीं हुआ। तो इस बार क्या लगता है कि एमआईएम को किस हिसाब से आप देख रहे हैं? जो यंगर जनरेशन है, मुस्लिम समाज का जो वोटर है, जो यंग लोग हैं, वो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन के शिकार हैं। वो एक तरफ जो है नुमाइंदगी की सवाल उठाते हैं, एक तरफ डिप्टी सीएम की सवाल उठाते हैं, एक तरफ देखते हैं कि सिर्फ़ पॉलिटिकल पार्टियाँ उनको भागीदारी नहीं देती है, सिर्फ़ जो है उनका काम रह गया है उनके पीछे-पीछे घूमना, नारा लगाना, पोस्टर चिपकाना। देखिए 2010-12 के बाद से सोशल मीडिया के का इमरजेंस गांव-गांव तक पहुंचा, इसकी पहुंच हुई है। और जब से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और सदन के अंदर कांग्रेस में कई ऐसे आलिमे दीन थे, मुसलमान थे, जो मुसलमानों के पक्ष को रख सकते थे। मुझे एक वाकया याद आता है, किशनगंज के सांसद हुआ करते थे असरारुल हक कासमी साहब। तलाक के मामले में उनका नाम अलॉटेड था, लेकिन आखिरी वक्त में उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पर रंजीता रंजन ने अपनी बात रखी। ये स्पेस कांग्रेस ने छोड़ा है और उसी मुद्दे पे असदुद्दीन ओवैसी ने, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो अनुच्छेद 170 का मुद्दा हो या मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो,
इस तरफ के मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से उसने असदुद्दीन ओवैसी ने बातें रखी हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के यंगर जनरेशन का एक बड़ा तबका की तरफ मुखातिब हो। तो ये तबका इतना बड़ा भी नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे पहुंचा सके, लेकिन जो स्पेस कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने छोड़ा है, स्ट्रेटेजिकली छोड़ा है, उस स्पेस को भरने की कोशिश पिछले कई सालों में असदुद्दीन ओवैसी ने की है। मैं ये पूछता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों को आप देखिए, वो कौन सी बात ऐसा कहता है जो सांप्रदायिक है या डिवीजन करता है। वो एक दलितों की आवाज को उठाता है। वह असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमानों के हकों की बात करता है। तो वो नौजवान जो डिजिटल युग में है, वो असदुद्दीन ओवैसी से इंप्रेस हो सकते हैं। और यही वजह है कि उसी का नतीजा था कि बिहार में 20 सीटें गई, 2020 में 5 सीटें गई उधर। इस बार क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि एक स्पेस छोड़ा है राष्ट्रीय जनता दल ने और कांग्रेस। नीतीश कुमार का भी एक अभी हाल में कल उन्होंने जो है एक्स पर पोस्ट किया था माइनॉरिटी के हवाले से कि 2005 से पहले अकलियतों का कोई काम नहीं हुआ करता था। 2005 के बाद जो है हमने काफ़ी काम किया। पूरी तफ़सील जो है उन्होंने बताई है सोशल मीडिया पर। क्या लगता है आपको कि अगर काम के ग्राउंड पर देखा जाए, तो काम के ग्राउंड पर अक़लियती आबादी वोट करेगी या फिर वो अक़लियती आबादी का ग्राउंड जो है काम ना होकर कोई और मुद्दा होगा? वो मुद्दा होगा या वो इश्यूज़ जो है होंगे जो जज़्बाती इश्यूज़ अब तक रहे हैं। सियासी पार्टियाँ नारा लगाती है, वादे करती है, हालाँकि वो वादा और नारा सब पानी का बुलबुला साबित होता है चुनाव के बाद, लेकिन वोट ले लेती है। तो क्या लगता है कि वो मैच्योरिटी जो है इस बार अक़लियती आबादी दिखाएगी या उन नारों के सहारे एक बार फिर से जो है वो वोटिंग पैटर्न उनका देखने को मिलेगा? देखिए, डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी सरकार जब आएगी, जब 2005 में राबड़ी देवी की सरकार गई तो इस वादे के साथ नई सरकार आई कि हम विकास करेंगे। तो आप विकास कर रहे थे, निश्चित तौर पर एक हद तक विकास आपने किया। इससे मुसलमानों को फायदा हुआ, ये भी हम इनकार नहीं करते, हुआ है। लेकिन लोकतंत्र एक चक्का से नहीं चलता। लोकतंत्र के लिए दो पहिया भी नहीं, कई कई पहिए होने चाहिए बस की तरह। 4, 6, 8 पहिया होना चाहिए। अब नीतीश कुमार दो जगह लैग करते हैं। पहला ये कि वो विकास में भागीदारी उन्होंने दी है, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन जो बाकी चक्के हैं उनके, बाकी पहिया है, वहां पे उन्होंने मुसलमानों को गायब किया। जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में जनता दल यूनाइटेड ने सांकेतिक रूप से टिकट दिया है उन इलाकों में जहां पे मुसलमानों की आबादी 60%, 70% है। दूसरा ये है कि जो नैरेटिव है जिससे राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की जिंदगी और उनकी मौत जुड़ी है। जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे पूरा देश उबल रहा था और नीतीश कुमार खामोशी से समर्थन दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी। दूसरा आप देखेंगे एनआरसी पे, सीएए पे पूरे देश का मुसलमान औरत बच्चे देश की सड़कों पे निकल करके अपनी कुर्बानियां दे रहे थे। उस वक्त ये सरकार नरेंद्र मोदी की हिमायत में खड़ी थी। तो एक चक्का से आप चाहते हैं कि हमको वोट आप उधर से मिल जाए, ये नहीं हो सकता। तो ये तभी होता कि जब आप मुस्लिम इशू को, उसकी भावनाओं को, उनके एहसासात को समझे और उनके साथ खड़े। नीतीश कुमार वहां पे कमजोर पड़ जाते हैं। बिहार में जब आरजेडी की सरकार थी, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार थी, तो बिहार जो है सोशल जस्टिस बिहार में नहीं था, तो उन्होंने एक सोशल जस्टिस जो है कायम किया कहीं न कहीं। समाजी इंसाफ का नारा दिया और समाजी इंसाफ बनाने की कामयाब कोशिश की। नीतीश कुमार आए तो बिहार में डेवलपमेंट नहीं था, तो बिहार की सड़कें बनी, बिजली आई, शिक्षा
जो भी व्यवस्था जो है उन्होंने ठीक किया, एक तरह से डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। अब बिहार को रोज़गार की ज़रूरत है। एक बड़ी आबादी बेरोज़गार है और हर तरफ रोज़गार का मुद्दा उठता है, यानी कि एक ऐसी सरकार बननी चाहिए बिहार में जो रोज़गार दे सके। ये लोग कह रहे हैं, ये युवाओं की माँग है, ये नौजवानों की माँग है और ये एक तरह से कहें बिहार की माँग है। क्या लगता है आपको? क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, इस पे तेजस्वी ने जिस तरह का स्टैंड लिया है, वो रेस में आगे निकल चुके हैं। तेजस्वी जब सभाओं में जा रहे हैं और जब रोजगार की बात कर रहे हैं, तो युवाओं में जो उत्साह है, जिस तरह से वो चिल्ला करके तेजस्वी के भाषण का स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषणों की रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए। वो घूम फिर करके नफरत और हिंदू मुस्लिम के बीच खाई, और जो तीसरा उनका मुद्दा है लालू प्रसाद यादव के कथित जंगल राज का, वह कथित जंगल राज जो आज से 30 साल पहले खत्म हो चुका है, आज भी उस पीढ़ी को याद दिला रहे हैं जो रोजगार के लिए तड़प रहा है। तो ये एनडीए, और यहाँ पे एक एज मिल रहा है तेजस्वी को। तेजस्वी ही इस मुद्दे को पॉजिटिवली उठा रहे हैं। नौकरी के मामले में, रोजगार के मामले में नीतीश कुमार ने उस स्पेस को खो दिया है और उसी खोए हुए स्पेस को तेजस्वी ने पकड़ लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे इरशादुल हक साहब, थैंक वरिष्ठ यू। पत्रकार, जिनका कहना है कि एक तरफ पुराने मुद्दे हैं और दूसरी तरफ नए मुद्दे बनाने की कोशिश हो रही है। बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार के लोग जो है कहीं न कहीं इस बात को देख रहे हैं कि कौन-सी पार्टी रोजगार के मुद्दे पर बात करती है और बिहार की तरक्की पर बात करती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 14 नवंबर को क्या होगा, लेकिन ये साफ है कि बिहार में कहीं न कहीं तरक्की और डेवलपमेंट के मुद्दे पर लोग वोट देने की बात कर रहे हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।